हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम सीखने जा रहे हैं कंजंक्शन में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन के बारे में आज हमें सीखना है। और आज की जो हमारी क्लास है एक लास्ट क्लास ऑफ कंजंक्शन है। इसके बाद हमारा कंजंक्शन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, तो सीखते हैं कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन में नोट करेंगे भाई, साथ नोट करते चलिएगा। दीज कंजंक्शन helps to compare two person और थिंग्स। दो व्यक्ति या दो थिंग्स होती हैं, उन्हें कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कि एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, ये कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे भाई, these conjunctions are एक तो होता है हमारा एज, ठीक है। दूसरा होता है हमारा देन। क्या होता है? देन। ओनली एज भी होता है, ये भी हमारा क्या दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर मैनर्स दिखाता है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं आगे पढ़ेंगे। चलिए भाई, बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा ही इज एज स्मार्ट डैश हिज ब्रदर। अब आपसे कहा गया यहाँ पे क्या आएगा। देखिए भाई, हमें पता है ये एज जो आया है हमारा, ये एज एडवर्ब की तरह काम हो रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सेंटेंस को ऐड करके कंपैरिजन बताना है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? पहली बात तो हम जानते हैं कि एज और एज का पेयर बनता है, तो हमें समझ में आएगा अगर यहाँ एज आया है तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, एज करेंगे। लेकिन हमें ये भी समझ में आ रहा है ही इज एज स्मार्ट एज है, ये अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट है, कंपैरिजन की बात चल रही है। तो कंपैरेटिव कंजंक्शन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। समझ में आई बात? चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा ही इज as quiet as his sister। मैंने लिखा ही as quiet as। तो देखिए भाई, हमें पता चला कि as और as का क्या बनता है, पेयर बनता है। तो यहाँ इसके साथ भी क्या आएगा, as। अगर इन दोनों में as की जगह कुछ और आ जाता तो हमारा वहां मीनिंग बदल जाता। समझ में? वह इतना शांत रहता है, इतना अच्छा व्यक्ति है, जितना उसकी बहन है उससे ज्यादा है। तो यहाँ कंपैरिजन भी हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है, दो एक कंजंक्शन यूज हो रहा है जो क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों चीजों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। किसी को कोई दिक्कत समस्या भाई नहीं है ना भाई? चलिए अब नेक्स्ट डालेंगे हम, नेक्स्ट सीखेंगे यूज ऑफ देन। हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ देन। यूज ऑफ देन में हम क्या सीखते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। लिख लीजिए टू यूज फॉर कंपैरिजन। टू यूज फॉर, हम क्या करते हैं जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे देन कंजंक्शन यूज करते हैं और दो सेंटेंस को ऐड करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा ही इज more intelligent, he is more intelligent than she। लिखा he is more intelligent than she। she जितनी इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ही है। अब हमने क्या किया, देखिए भाई आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। जब भी क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा होगा और कंपैरिजन के साथ मोर आता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब होती हैं जिनके पहले हमें क्या लगाना होता है, कंपैरिजन दिखाने के लिए मोर यूज करते हैं, मोर मच यूज करते हैं।
अब कंपैरिजन दिखाने के लिए हम मोर यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब भी यहाँ कंपैरिजन होगा तो इसके साथ कंपैरेटिव कंजंक्शन में मोर के साथ देन का क्या बनता है, पेयर बनता है। क्या बनता है, देन का पेयर बनता है। अगर यहाँ मोर है और यहाँ आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो आप कहते सर देन आता। जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझता हूँ, समझाते हैं, चलिए समझिएगा भाई थोड़ा। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा सी इज more beautiful, she is more beautiful dash her sister। मैंने कहा सी जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है अपनी बहन से, सी जो है वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, आपके पास ऑप्शंस हैं एज और देन। चलिए भाई बता दीजिए कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एज और देन, दो ऑप्शन है। आपसे पूछा गया है कि हमारा क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। बताइए भाई यहाँ क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए देन। तो आपने क्या किया, आपको सेंटेंस को पढ़ा, सी इज मोर ब्यूटीफुल। देखिए मोर आया है, तो मोर के साथ हमारा कंपेरेटिव कंजंक्शन जो आता है हमेशा वो क्या आता है, देन आता है। क्या आता है भाई, मोर के साथ हमेशा कंपेरेटिव कंजंक्शन देन आता है, तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, देन आ जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या भाई बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा मोहन इज ब्राइटर देन, मोहन इज ब्राइटर देन रोहन। देखिए भाई यहाँ पे एक कंजंक्शन एक एरर बहुत बढ़िया बनता है, वो मैं बता दे रहा हूं, देन रोहन। देखिए भाई यहाँ थोड़ा गौर दीजिएगा, मैंने लिखा है मोहन इज ब्राइटर देन या देन रोहन। यहाँ पे कौन सा देन आएगा, देखिए भाई कंपेरेटिव कंजंक्शन जो है हमारा THEN होता है। क्या होता है, कंपेरेटिव कंजंक्शन जो है वो THEN देन होता है। अगर आपको वहां पे देन दिखता है, THEN दिखता है, तो ये हमारा क्या माना जाता है, कंपेरिजन में मिस्टेक। जब क्या होता है कि हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, तो हमसे एक मिस्टेक हो जाती है, बहुत ही सिली मिस्टेक होती है। हम पढ़ते चले जाते मोहन इज ब्राइटर देन रोहन, आपने कहा मोहन इज ब्राइटर देन, हमने इसको देन पढ़ा, लेकिन हमारा फोकस इस बात पे नहीं गया कि सर यहाँ THEN आता है कि THAN आता है। तो कभी कभी पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि THEN की जगह वहां पे आपको दिखेगा THEN। तो आपको जब भी आप सेंटेंस को क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो आपको इतना कॉन्सेंट्रेट और फोकस्ड होना चाहिए कि आप स्पेलिंग को भी चेक करते चले। यहाँ मोर, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ मोर नहीं आया लेकिन हमारा देन कंजंक्शन सही है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमने यहाँ पे यूज की है व्राइटर। तो व्राइटर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, हमें समझ में आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरेटिव कंजंक्शन देन का यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ क्या आ गया, देन आ गया। तो ए वाला देन क्या हो जाएगा, हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात, आशा करता हूं कि आपको कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग पहले, फिर हम आगे नेक्स्ट कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे। चलिए भाई अब हम सीखते हैं कंजंक्शन ऑफ मैनर। कंजंक्शन ऑफ मैनर्स क्या होते हैं, कौन से कंजंक्शन है जो इस चीज को बताते हैं और उनका क्या यूज होता है, इन सभी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कंजंक्शन ऑफ मैनर। कंजंक्शन ऑफ मैनर में क्या होता है इसको समझते हैं। तो दीज कंजंक्शन इंडिकेट, दीज कंजंक्शंस, these conjunctions indicate, these conjunction indicate how an action takes place, कि कोई एक्शन कैसे होता है, इस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन ऑफ मैनर यूज करते हैं। अब ये कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं तो लिखेंगे these conjunctions are, these conjunctions are
ये भाई तीन कंजंक्शन होते हैं, तीनों का सेम मीनिंग होता है। पहला एज इफ और एज दो, ये तीन कंजंक्शन है भाई। ये तीन कंजंक्शन है जो क्या करते हैं, हमारा मैनर दिखाते हैं। चलिए समझते हैं पहले यूज ऑफ एज। तो हेडिंग डाल लेंगे यूज ऑफ एज। यूज ऑफ एज के बारे में समझते हैं। यूज ऑफ एज जो होता है, एज का मीनिंग निकलता है जैसे, इसका मीनिंग निकलता है जैसे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, they did dash I had asked। वे ऐसे करते हैं जैसे मैं उनसे पूछता था, जैसे मैं उनसे पूछता था। यहां भाई कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बस जैसे ही का सेंस आ रहा है, मैनर बता रहे हैं कि ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे पेश होते हैं हमारे सामने, जैसे मैं हर बार उन्हीं से पूछता था भैया ऐसे कर लें, भैया ऐसे कर लें, इस तरीके से पूछने का सेंस। तो वो कह रहा है वो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, वे ऐसे करते हैं जैसे मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछता ही रहता था। तो यहाँ एज का सेंस आया है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये समझ में आया कि मैनर की बात चल रही है, तो यहाँ मैनर वाला कंजंक्शन हमें यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एज कंजंक्शन यूज करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा लीव्स द पेपर, लीव द पेपर, लीव द पेपर्स, ठीक है, डैश दे आर। पेपरों को छोड़ दो, जैसे हैं वैसे ही उनको छोड़ दो। भाई जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिए, जैसे हैं। तो हमें हमसे कहा गया कि पेपर को क्या करना है, जैसे भी पेपर डले थे आपको क्या करना है, उनको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। जैसे पेपर थे उनको वैसा ही रख दीजिए, वैसे ही रख दीजिए, जैसे थे उनको वैसे ही कर दीजिए। तो जैसे का सेंस है, मतलब हमने ये बताया कि पेपर कैसे थे, पेपर के मैनर्स को बताया जा रहा है। तो हम यहाँ कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, एज कंजंक्शन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें एज आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना भाई। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा सी लुक्स, वह ऐसे दिखती है जैसे एज डैश सी लुक एज सी न्यू एवरीथिंग, सी न्यू एवरीथिंग। मैंने लिखा भाई सी लुक्स डैश सी न्यू एवरीथिंग। भाई ऐसी दिखती है जैसे भाई सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है, जैसे तरीके को बताया, वो दिखती कैसी है उसकी मैनर को बता रहे हैं। जब भी कभी मैनर को बताने की बात करी जाएगी तो हम वहां क्या यूज करेंगे, एज कंजंक्शन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या भाई नहीं है ना। चलिए अब यहीं पे हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हम यूज ऑफ एज इफ। देखिए भाई सेम मीनिंग होता है, जैसा एज का मीनिंग होता है वैसा ही एज इफ का मीनिंग होता है। बस कंडीशन ये है कि एज इफ जो है एक इमेजिनरी मैनर्स बताता है, मतलब कि जो आप सोच रहे हैं सब कुछ इमेजिनरी है, आप चाहते हैं हो नहीं लेकिन दिखा रहे हो, ऐसा बताने के लिए हम का या कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, एज इफ कंजंक्शन यूज करते हैं। भाई जैसे मैं हूं, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का कोई एक सबसे गधा बच्चा है, ठीक है, बढ़िया क्या है वो, बढ़िया एकदम क्लास में आया और वो हर काम में ऐसे इंटरफेयर करता है जैसे उसे सब कुछ आता है। क्या वो ऐसा है? नहीं है। जो चीज जैसी है नहीं वो उसको वैसा दिखाएं, उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसे बताने के लिए हम कंजंक्शन एज इफ यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा एज इफ होता है इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस आता है। क्या आता है? पास्ट टेंस आता है, मतलब कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का ही क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो जैसे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो जैसे हमने ये वाला किया था, हम इसको कर सकते हैं अच्छे से। हमने इस सेम एग्जाम्पल को फिर से इसमें लिया, सी लुक्स, वह दिखती है, ऐसे दिखती है, सी लुक्स
डैश डैश शीवर जैसे मैंने कहा सीवर इंटेलिजेंट। देखिए भाई बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैंने लिखा सी लुक्स, भाई ऐसे दिखती है जैसे सीवर भाई बहुत इंटेलिजेंट थी। भाई अभी एक लड़की की बात चल रही, वो ऐसे प्रिटेंड करती है अपने आप को जैसे वो बहुत होशियार है, लेकिन वो होशियार थी नहीं, रियलिटी क्या थी, जस्ट अपोजिट थी, इमेजिनरी चल रहा है। अब मान लीजिए कोई आपके सामने इस तरीके से काम करे कि आपको लगे यार ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत अच्छा आदमी, इंटेलिजेंट होना चाहिए था ये तो, लेकिन वो एक्चुअली जब रियलिटी हमने पता चली तो उससे क्या चला नहीं। तो हमारे सामने जो इमेजिनेशन चल रही थी कि ऐसी होगी, लेकिन वो वैसी नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, एज इफ कंजंक्शन यूज करेंगे। अगर अब आप चाह रहे हैं कि सर हम यहाँ एज यूज करें तो भी सही आंसर होगा, लेकिन हमें यहाँ इमेजिनेशन चल रही, और इमेजिनेशन जब आती है तो हमेशा चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब बर आती है। क्या आती है, वर आती है। तो यहाँ अब हमारा फिक्स हो गया कि सर हमारा एज इफ ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। सी सेंग, वह गाती थी, कैसे गाती थी, जैसे शी वर प्रोफेशनल। देखिए भाई मैंने फिर से भाई लिखा, सी शैंग डैश सी वर प्रोफेशनल, वह ऐसे गाती थी जैसे, भाई क्या हो, बहुत बड़ी प्रोफेशनल सिंगर। भाई थी नहीं, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी, इमेजिनेशन चल रही थी, इमेजिनरी भाई बात चल रही थी, और हमें समझ में आ गया सर कि यहाँ पास्ट इमेजिनेशन चल रही है, क्योंकि देखो सर यहाँ सी के बाद बर आया है। क्या आया है, सी के बाद बर आया है, तो आप समझ गए कि सर अब तो चाहे कुछ हो जाए हम यहाँ एज कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। क्या कंजंक्शन आएगा, एज इफ हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो शी सेंग एज इफ, वह ऐसे गाती थी जैसे शी वर अ प्रोफेशनल, जैसे वह खुद क्या हो, एक प्रोफेशनल सिंगर है। इस तरीके से शी वर अ प्रोफेशनल, ठीक है, शी वर प्रोफेशनल, जैसे वह प्रोफेशनल थी। समझ में आई बात। अब हमारा नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एज दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब हमें समझना है कि सर एज दो क्या होता है, ये कैसे यूज करेंगे और कहां कैसे यूज होगा, इस चीज को हमें समझना है। तो चलिए भाई समझते हैं। इसका मीनिंग भी निकलता है जैसे, ठीक है, क्या निकलता है, जैसे। इसकी खास बात क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारा जो एज इफ होता है ये पास्ट के टेंस को यूज करता है, बट हमारा जो एज दो होता है इसके साथ प्रेजेंट टेंस आता है, और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को बताता है। ये भी इमेजिनेशन को बताता है, लेकिन ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बताता है। यहाँ सारी चीजें पास्ट की बात चल रही थी एज इफ के साथ, लेकिन एज दो जो आता है हमारा ये प्रेजेंट में ही होता है, इसमें पास्ट का कोई काम नहीं होता। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, he looks dash, he has all the answers। देखिए भाई मैंने लिखा है ही लुक्स, भाई ऐसा दिखता है जैसे, ही हैज ऑल द आंसर, जैसे उसके पास सारे आंसर हैं, जैसे उसके पास सारे आंसर। देखो भाई सब कुछ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है कि नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ भी प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस। अब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन चल रही, भाई हमें वो ऐसा प्रिटेंड हो रहा था, सामने बैठा बंदा लड़का जो था सामने, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यार इसके पास सारे आंसर होंगे, क्योंकि देखो बढ़िया कॉन्फिडेंट बैठा, अरे सर बढ़िया, हाँ सर पूछिए सर क्या बात है सर, कौन सा क्वेश्चन सर, हम बता देंगे सर। इस तरीके से वो आंसर दे रहा था, तो हमें लगा कि ये लड़का जो है बहुत होशियार होगा। जैसे हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी उसके पास है, हमें ऐसा ही महसूस होगा कि नहीं। आप कहेंगे सर बात, अब देखो सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, हमारे सामने ही बात हो रही। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम यही समझ रहे होंगे कि आपको जो है कंजंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती ही होगी। अब हम कंजंक्शन में आपसे जो भी पूछेंगे आप बता देंगे, क्योंकि हम आपको जितना भी कंजंक्शन पढ़ा चुके हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कंजंक्शन पढ़ चुके हैं तो आपको आते होंगे।
अब हम कंजंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा यू कंजंक्शन जो देन होता है हमारा, ये क्या बताया था, तो आप में से फटाफट ज्यादातर यही बच्चे ये कहेंगे सर कंपैरिजन बताने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि सर हम क्लास से सारे देख रहे हैं तो हमें सब कुछ आता है, तो हम यही समझेंगे। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन हो गई कि नहीं, प्रेजेंट इमेजिनेशन हो गई और उसमें सारे के सारे जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, ना ही हम यहाँ एज यूज करेंगे ना ही एज इफ, हमें यहाँ यूज करना है एज दो। क्या यूज करना है, एज दो कंजंक्शन यूज करेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, मैं आंसर थोड़ा यहाँ नीचे को लिखे दे रहा हूँ। हमारा क्या आंसर बन जाएगा, एज दो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट कोई समस्या भाई बता दीजिएगा भाई। समझते हैं, जैसे हमने कहा सी लुक्स she behaves dash you have met before। देखिए भाई लिखा है वह ऐसे बिहेव करती है जैसे तुम मुझसे पहले कभी मिले ही नहीं थे, मिले ही नहीं हो, ऐसे बिहेव करती है जैसे तुम मुझसे। जैसे भाई देख लीजिए, अब इसी की बात चल रही है तो सी की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जो था और एक सी है, मैंने उसे देखा, मैं उसे ऑलरेडी पहले मिल चुका हूँ, ठीक है, और मैं उससे मिला तो वो मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे हम लोग कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, वो ना मुझे जानती है ना मैं उसे जानता हूँ। तो हमारे सामने हम लोग ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है भाई। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर हम यहाँ खड़े वो वहाँ खड़ी, ना वो हमसे कुछ कह रहे हैं ना मुझसे कुछ कह रहे हैं, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे हम आपसे पहले कभी मिले ही नहीं है। तो इस तरीके का सेंस आ रहा है। तो हमें यहाँ समझ में आएगा कि सर प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात चले, प्रेजेंट में बात चले, और हमें ये भी चीज समझ में आ रही है कि सर इसमें जो टेंसेस हमने यूज किए हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट में। तो हमारे यहाँ क्या राइट आंसर बनेगा, एज दो इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज दो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा इट लुक्स डैश इट माइट रेन। देखिए ऐसा लगता है ऐसा दिख रहा है कि शायद बारिश होगी। भाई मौसम बना हुआ तो हमने इमेजिनेशन की कि बादल ऐसे हैं तो हो सकता है कि बारिश होगी कि नहीं। अरे भाई बादल होते तो हम ये सोचते हैं कि बारिश तो होगी, इमेजिनेशन करते हैं। तो प्रेजेंट के साथ हम यहाँ पास्ट फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ सब कुछ क्या चल रही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन हो रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एज दो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, एज दो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। कोई दिक्कत समस्या भाई किसी को बताइए भाई फटाफट, नहीं है ना। चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा। आपको एक चीज और सिखानी है कि कहाँ हम किस चीज का यूज करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है भाई। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमें ये सीखना है कि किन कंजंक्शंस के बाद हमें कॉमा यूज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये सीखना है कि हम किन कंजंक्शंस के बाद कॉमा यूज करेंगे। तो लिखिए, एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है फैन बॉय। क्या नाम है, ट्रिक का नाम है फैन बॉयज, ठीक है। चलिए इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, के बाद से पहले, इसके आगे लिख लीजिए से पहले कॉमा यूज होगा, से पहले कॉमा यूज होता है, कॉमा यूज होता है। समझ में आ गई बात। इन कंजंक्शन से पहले आपको क्या करना है, कॉमा यूज करना है। F4 होता है हमारा फॉर, A4 होता है एंड, क्या होता है एंड, N4 होता है नॉर, B4 होता है बट, O4 होता है ऑफ, और Y4 होता है एट, एंड S4 होता है सो। इन 7 कंजंक्शन से पहले
हम हमेशा कॉमा यूज करते हैं। अगर ऐसा कॉमा नहीं आता, पेपर में बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, तो अगर ऐसा होता है तो आप इसको भी एक मिस्टेक मान सकते हैं अगर, लेकिन अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता तो हमारे इस मिस्टेक को नेग्लेक्ट किया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर में कभी कभी क्या होता है, इस मिस्टेक को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो आपको फिर वहां पे ही ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आप याद रखें, जब भी आप किसी भी आर्टिकल्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं, तो वहां पर आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा आता है तो हमें इन कंजंक्शन से पहले क्या लगाना है, कॉमा यूज करना है। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आज हमारी कंजंक्शंस की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे प्रीपोजिशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रीपोजिशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारी इन वीडियो से जुड़कर अपनी इंग्लिश और मैथमेटिक्स को बूस्ट कर सके। चलिए भाई, अब बात करते हैं दिवाली की। दिवाली आने वाली है तो बेसिकली छुट्टी होने वाली है, तो दिवाली आ रही है, इसलिए कल से हमारी जो क्लासेस हैं, कल से मतलब यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। क्योंकि भाई मैं एक्चुअली गांव से हूँ तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, तो वहां पे भी दिवाली का काम है, तो काम तो बहुत करना पड़ता ही है, ठीक है। इसलिए आपकी आज से कम 9 दिन की छुट्टियां हैं। आपको 9 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं भाई। आपको 9 दिन कोई पढ़ना नहीं है, काम करिए, दिवाली सेलिब्रेट करिए, खूब काम करिए, खूब अच्छी चीजें सीखिए, खूब खाना बनाइए, खूब मतलब बहुत अच्छी चीजें बनाइए और खाइए पिए, और अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कीजिए। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से आपकी क्लासेस छुट्टियां हैं, सो एंजॉय योर हॉलीडेज, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल मतलब नेक्स्ट 25 को अपनी एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।